वेलकम बैक गाइस। तो अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे हजारडस प्रोसेस से रिलेटेड। चैप्टर 4A में दिया गया है सेक्शन 41A to H, और ये प्रोविजन भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद ऐड किया गया था। इसमें सबसे पहला है साइट अप्रेजल कमेटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसके चेयरमैन होंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, और अदर्स मेंबर होंगे अदर डिपार्टमेंट से, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन सब डिपार्टमेंट से दूसरे मेंबर्स होंगे। और जो भी हजारडस प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है तो वो उसके रिलेटेड ये कमेटी इंस्पेक्शन करेगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगी विद इन 90 डेज, मतलब कि 3 महीने के भीतर। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है जो कि ऑक्यूपायर का मतलब है एम्प्लॉयर या ओनर जो भी हैं। तो एम्प्लॉयर को एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। जो भी हजारडस प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कंपल्सरी है, मतलब उनको बताना ही बताना है। जो भी ऑक्यूपायर्स हैं उनको किसको बताएंगे? सबसे पहला है वर्कर्स, फिर है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, फिर है सेफ्टी स्टाफ, और जो भी दूसरी अथॉरिटीज है उनको ये ऑक्यूपायर को कंपलसरी कि वो उन लोगों को हजारडस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको बताएंगे। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऑक्यूपायर को दी गई है कि जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनका हेल्थ और मेडिकल ट्रीटमेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड ऑक्यूपायर के पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमेटी। कोई भी अगर हजारडस प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और उसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स, मतलब कि 3 मेंबर की कमेटी ये बनाई जाएगी। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, हर एक फैक्ट्री जहाँ पे हजारडस प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन है तो वहाँ पे इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और अगर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को अलाउ कर सकती है वहाँ पे ये प्रॉपर इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए। परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज, कोई भी केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस है वहाँ पे कितना यूज होगा, वो परमिसिबल कितना लिमिट होना चाहिए, कितना लिमिट परमिशन दिया गया है वो सेकंड शेड्यूल में गिवन है। नेक्स्ट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सेफ्टी को मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, सेफ्टी कमेटी, जिसमें बराबर मेंबर्स होंगे, वर्कर्स के भी और मैनेजमेंट के भी। ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर्स। अगर कोई भी ऐसा डेंजर, अचानक से अगर कोई डेंजर उनको दिखता है तो ये उनका राइट होगा कि उसके बारे में वो जानकारी दे और उसके बारे में वार्न कर सके। ठीक है। चैप्टर 5 है वेलफेयर से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 42 to 49 दिया गया है। सबसे पहला है वॉशिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट है फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, कपड़े सुखाने और रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। फैसिलिटी फॉर सिटिंग, अगर वहाँ पे खड़े होकर काम किया जाता है तो बैठने की फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फैसिलिटी। ये फर्स्ट एड फैसिलिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन एम्प्लॉय किया जाएगा जो फर्स्ट एड से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा, और अगर फर्स्ट एड करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो करेंगे। हर एक 150 वर्कर के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा, और अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ काम करते हैं तो फिर एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पे होगी। नेक्स्ट है कैंटीन, जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे कैंटीन की सुविधा होगी, और शेल्टर रूम, रेस्ट रूम और लंच रूम, जहाँ पे 150 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों की सुविधा होगी। एक कैंटीन कमेटी बनाई जाएगी जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इक्वल नंबर रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेश की सुविधा। क्रेश क्या होता है? जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं,
30 से ज़्यादा विमेन काम करती हैं, वहाँ पे क्रेश की सुविधा होगी। और क्रेश होता है कि कोई भी महिला जिनके छोटे बच्चे हैं, जो वो अपने बच्चों को घर पे नहीं छोड़ के जा सकती, तो वो वहाँ पे उनको रखने की सुविधा, छोटे बच्चों को रखने की सुविधा होती है। और जो महिलाएं, जो विमेन वर्कर्स हैं जो काम कर रही हैं वहाँ पे, उनको परमिसिबल लिमिट होता है कि आप इतनी बार जाकर वहाँ पे अपने बच्चों को देख सकती हैं, फिर वापस आ सकती हैं। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर, जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। राइट ऑफ वर्कर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ये वर्कर्स का राइट है कि उन अपने हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन या इंफॉर्मेशन अगर उनको चाहिए तो वो ऑक्यूपायर से या एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो ऑक्यूपायर या एम्प्लॉयर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और अगर वर्कर्स को लगता है कि कोई भी प्रोविज़न अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है उनके हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिमांड कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे कमी है और आप इसको दूर करिए। ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 6 वर्किंग आवर ऑफ अडल्ट मेल वर्कर्स। इसमें सबसे पहला है जनरल कंडीशन में किसी भी अडल्ट वर्कर्स को कितने घंटे काम किया जाना चाहिए। तो एक दिन में मतलब डेली आवर 9 आवर्स काम करेंगे, वीकली 48 आवर्स काम करेंगे, और स्प्रेड ओवर पीरियड क्या होगा 10.5 घंटे। स्प्रेड ओवर क्या होता है, जो भी वर्किंग आवर है और जो रेस्ट पीरियड मिलता है उस दोनों को मिलाकर टाइम होता है स्प्रेड आवर, उसको बोलते हैं स्प्रेड आवर। स्प्रेड आवर का मतलब हुआ कि आप किसी भी वर्कर्स को कितनी देर तक फैक्ट्री में रख सकते हैं। तो स्प्रेड आवर होगा 10.5 घंटे मैक्सिमम, मतलब 9 घंटे आप काम करवा रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1.5 घंटा और रेस्ट दे सकते हैं, और फिर 10.5 घंटे। ऐसा नहीं कि 9 घंटे काम करवा लिया और 4 घंटे का ब्रेक दे दिया और फिर 13 घंटे उनको फैक्ट्री में रोक लिया, तो ये नहीं लागू है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी भी क्वार्टर में, क्वार्टर यानी कि 3 महीने, किसी भी क्वार्टर में ओवर टाइम कितनी देर किया जा सकता है, वो है 100 घंटे। और रेस्ट इंटरवल एटलीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट इंटरवल उनको मिलेगा। जो भी एग्जेम्प्टिंग पर्सन है, जैसे कि मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं या कॉन्फिडेंशियल पर्सन है, उनका डेली आवर होगा 10 घंटे और स्प्रेड ओवर पीरियड होगा 12 घंटे, वीकली आवर होगा 60 आवर्स, और किसी भी क्वार्टर में वो ओवर टाइम कर सकते हैं 100 घंटे, और एटलीस्ट हाफ एन आवर का उनको रेस्ट इंटरवल मिलेगा। एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क अगर होता है तो डेली आवर को 12 घंटे किया जा सकता है, स्प्रेड ओवर को 13 घंटे, और वीकली आवर 60 आवर्स ही होगा, और ओवर टाइम किसी भी क्वार्टर में 115 घंटे किया जा सकता है, और एटलीस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक रेस्ट इंटरवल इनको मिलेगा। इसमें प्रोविजन ये है कि अगर एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क है, ठीक है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट भी डिमांड कर रहा है तो ओवर टाइम को बढ़ा के 125 घंटे तक किया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी वर्कर 5 घंटे से ज़्यादा लगातार काम नहीं करेंगे, मतलब 5 घंटे मैक्सिमम है कि आप काम करेंगे लगातार, उसके बाद आपको ब्रेक मिलना ही मिलना है। अगर कोई एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क है, अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है तो इस 5 घंटे को 6 घंटे में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज हैं उनसे परमिशन की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही वो अलाउ किया जा सकता है। और जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो 5 साल तक के लिए वैलिड होंगे, और जो भी ओवर टाइम काम होता है उसके लिए वेज कितना होगा, तो जो भी नॉर्मल सैलरी मिलती है उसका डबल होगा, डबल द ऑर्डिनरी वेज। ठीक है। एडिशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, विमेन का जो वर्क पीरियड है वो कब से कब तक के बीच में होना चाहिए, तो सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी अगर एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क होता है तो सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे के बीच में अलाउ कर सकती है। और कुछ ऐसी
फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे नाइट वर्क अलाउ किया जाता है, जैसे कि फिश कैनिंग और फिश क्योरिंग फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को डैमेज होने से बचाने के लिए विमेन को नाइट शिफ्ट में भी एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, और कोई भी अगर शिफ्ट चेंज करना है विमेन का तो बीच में एक वीकली हॉलीडे होना चाहिए। ठीक है, वीकली हॉलीडे क्या होगा, यूजुअली सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होगी, और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्कर अगर वो अपनी छुट्टी के दिन भी काम करता है तो वो जो यूजुअल हॉलीडे है उससे 3 दिन पहले या उसके 3 दिन के बाद वहाँ पे वो छुट्टी ले सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी छुट्टी के बीच में, 2 छुट्टी के बीच में 10 दिन का गैप नहीं हो, 10 से ज़्यादा दिन का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब 10 दिन से ज़्यादा किसी भी वर्कर्स को कॉन्टिन्यूसली काम करने का परमिशन नहीं है, उसके बाद उनको एक हॉलीडे मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर कोई भी एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क आता है और छुट्टियां उनको नहीं मिलती है, उस सिचुएशन में छुट्टियों को रद्द कर दिया जाता है, तो फिर जितनी छुट्टियां मिस हुई हैं वो कॉम्पनसेटरी हॉलीडे उनको वापस से मिलेगी। 2 महीने के भीतर जितनी छुट्टियां मिस हुई हैं वो सारी उनको मिलनी चाहिए, मतलब वो मिलेगी ही। चैप्टर 7 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। यंग पर्सन का मतलब है कि जो भी चाइल्ड है और एडोलेसेंट है। ये एक्ट, फैक्ट्री एक्ट प्रोहिबिट करता है किसी भी 14 वर्ष से कम के बच्चे को फैक्ट्री में एम्प्लॉय करने से। तो यहाँ पे यंग पर्सन का मतलब हो गया जो 14 और 18 के बीच में है। ठीक है, और कोई भी एडोलेसेंट मतलब 15 से 18 के बीच में, उनको एम्प्लॉय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देगा, तो जो भी जो यंग पर्सन है वो खुद देंगे, या फिर जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, या फिर जो मैनेजर हैं वो देंगे। वो पहले अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे सर्टिफाइंग सर्जन को, फिर वो सर्टिफाइंग सर्जन उनकी जांच करके फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे। ये सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं, एज अ चाइल्ड एंड एज एन अडल्ट। ठीक है, एज अ चाइल्ड तब मिलता है जब सर्टिफाइंग सर्जन को ये लगता है कि जो यंग पर्सन है उन्होंने अपना 14 वर्ष कंप्लीट कर लिया है और वो फिजिकली फिट है। एज एन अडल्ट तब मिलेगा जब उनको लगेगा कि यंग पर्सन ने अपना 15 साल कंप्लीट कर लिया है और वो फिजिकली फिट है, तो उनको एज एन अडल्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन कोई भी एडोलेसेंट जिन्होंने 17 साल तक, एडल्ट नहीं, कोई भी एडोलेसेंट जिन्होंने अभी 17 साल कंप्लीट नहीं किया है, उनका वर्किंग आवर जो होगा वो सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में ही होगा। ठीक है, और कोई भी एडोलेसेंट अगर उनको सर्टिफिकेट एज एन अडल्ट नहीं मिलता है तो फिर उनको चाइल्ड ही माना जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा कि जो भी चाइल्ड है वो नॉर्मल उनका वर्किंग आवर होगा 4.5 घंटे और स्प्रेड ओवर पीरियड होगा 5 घंटे। ठीक है, मतलब कि आधे घंटे का उनको ब्रेक मिलेगा। नाइट वर्क बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, नाइट वर्क में आप काम नहीं करवा सकते। और अगर कोई फीमेल चाइल्ड काम करती है तो उनका वर्किंग आवर होगा सुबह से 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में। और अगर उनका रिले चेंज करना है तो 30 दिन के बाद ही रिले चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और इनको कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है, जैसे कि ओवर टाइम प्रोहिबिटेड है, 2 शिफ्ट में काम नहीं करवा सकते, नाइट वर्क प्रोहिबिटेड है। ठीक है, चैप्टर नेक्स्ट है एनुअल लीव विद वेजेज। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम 3rd पार्ट में देखेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।